हाल ही में निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इन्वेस्टर और ब्रोकर्स के बीच में कुछ बात करने के लिए बैठी हुई थी कहीं पर। मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था, ट्वीट भी किया था, अगर आपने देखा हो। असल मायने में निर्मला सीतारमण जी एक जगह पर किसी ऐसे से होता है ना, आजकल बैठते हैं नेता के सामने बहुत सारी जनता जो उनसे रिलेटेड संवाद कर रही है, इस प्रकार का कुछ सेमिनार टाइप का काम चल रहा था। वहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के सामने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके सामने एक ब्रोकर जो कि शेयर मार्केट के लिए काम करते हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया। और उन्होंने टैक्स रिलेटेड क्वेरी की और टैक्स रिलेटेड क्वेरी में उसने कहा कि मैडम, मैं सरकार को एज ए स्लीपिंग पार्टनर पाता हूँ। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब वो व्यक्ति जो काम कुछ नहीं कर रहा है, बस अपना कुछ इन्वेस्टमेंट लगाया, अब बैठ करके पैसे कमा रहा है। काम करने वाला जो बेचारा व्यक्ति वो एक्टिव पर्सन है, एक्टिव पार्टनर है, जो कि सारा की सारा धंधे को लीड कर रहा है। मान लीजिए 2 व्यक्ति धंधे में हैं, एक व्यक्ति ने कहा मैं इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा भाई, और दूसरा बोले मेरा आइडिया है, मैं काम करूंगा। तो अब जो इन्वेस्टमेंट लगा के बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने इन्वेस्टमेंट के दम पर आपसे प्रॉफिट भी अर्जित कर रहा है और धंधे को आप बढ़ाए चल रहे हो, बढ़िया पैसा उसका बढ़ा होता चला जा रहा है। तो आपके मन में भावना आती है कि यार क्यों ना हम दोनों मिलकर के कुछ काम करें। कम से कम ऐसा ना हो कि मैं जब मेहनत कर रहा हूँ, आपका पैसा बड़ा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शेयर मेरा बढ़ा दो। कुछ इस तरह की जो बातें व्यापार में चलती हैं, वैसी ही बातें हाल ही में सरकार के सामने आई और एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आया। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी एक मीटिंग में थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक मीटिंग में इनको बताया गया था। मुंबई के अंदर वो एक इवेंट को अटेंड कर रही थी। उस इवेंट में उनके सामने एक ब्रोकर ने एक सवाल रखा, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। यू आर अट्रैक्टिंग जीएसटी, आईजीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एसएसटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। So today government of India is earning more than the broker. We have Government of India is earning more than the government, the broker. I am taking a whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner. I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? Number 2, there is one more question for you. You have removed cash component. Mr. Lodha is also there from buying a house. कैश कंपोनेंट, घर को खरीदने के लिए जो कैश कंपोनेंट की बात है उसकी बात हो रही है। Bombay, today if anybody wants to buy a house is a nightmare because I am paying tax. ये लाइन पढ़ सकते हैं। Now we have to pay everything by check. Mr. Lodha will not accept cash. So my bank balance is purely after paying all taxes to government of India. Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that amounts to 11%. In a city of Bombay, when I am buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist us? ये 2 बहुत बड़े प्रश्न हैं जो इन ब्रोकर महोदय ने वित्त मंत्री से पूछे। हालांकि वित्त मंत्री ने इसका जवाब बहुत बुद्धिमानी से देते हुए निकल गई। उन्होंने कहा कि मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं तो मैं जवाब कैसे दे सकती हूं। ठीक है, तो अब यहां पर 2 बहुत बड़े मुद्दे उठाए। एक भाई साहब जो ब्रोकर भाई साहब हैं, उन्होंने अपने धंधे से रिलेटेड मुद्दा उठाया कि भाई मैं ब्रोकर हूं। अब ये ब्रोकर क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा, मतलब अपने शेयर मार्केट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने, वो कहा कि सरकार के द्वारा जो टैक्स पेयर्स हैं उनको क्या दिया जा रहा है। जो चीजें हैं वो तो ऑलरेडी सबके लिए उपलब्ध हैं। मेरे टैक्स से सरकार सब कुछ वसूलती चली जा रही है। सरकार के पास एक जवाब है और वो ये कि मैं अपॉर्चुनिटी देती हूं। बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही हैं, तो कुछ स्पेशल प्रिविलेज की मैं कमा करके सरकार को दे रहा हूं। अगर सरकार मेरा ध्यान रखती है तो मैं निश्चित ही सरकार के लिए एक और अच्छा एसेट बनकर आऊंगा। भाई साहब ने जो सवाल पूछा, सम्मान्य भाई साहब है, कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे इनसे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी। और सच्चाई ये है साथियों, शेयर मार्केट में जो ब्रोकरेज है वो तो हटाइए, दुनिया भर के अंदर जो भारत का हाल है ना, वो टैक्स के मामले में बहुत उच्च श्रेणी में आता है। हम कई प्रकार के टैक्स वसूलते हैं। हम व्यक्ति से डायरेक्ट टैक्स भी वसूलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूलते हैं। तो आज के सेशन में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ब्रोकर को दिए जाने वाले टैक्स कौन से होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये सच्चाई है, इसको थोड़ा सा सुन जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। सरकार की नज़र में सारी बातें हैं कि मकान खरीदने के लिए कैश कंपोनेंट कितना ज़रूरी है। सरकार भले ही कैशलेस की बात करे
ऑनलाइन की बात करें, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी कोई व्यक्ति घर खरीदने जाता है तो घर खरीदते समय सामने वाला व्यक्ति डीएलसी कीमत से अधिक दाम मांगता है। अब सरकार भले ये कहे कि नहीं, आप ज्यादा दाम देते ही क्यों हैं, फिर आप खरीद ही नहीं सकते। डीएलसी से ज्यादा दाम देते हो तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं जितना डीएलसी है, जो डिटरमाइंड ऑलरेडी रेट है सरकार की, उतना ही पेमेंट लूंगा नंबर 1 से, क्योंकि ये तो अधिकृत कर रखा है सरकार ने, मैं इतना लेना मजबूरी है, इससे कम ले नहीं सकता। इससे ऊपर का सारा पेमेंट मेरे अकाउंट में ना आए, क्योंकि अगर अकाउंट में आ गया तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा कि मैंने प्लॉट बेचा और उसके बाद से जो मुनाफा कमाया उस पर मुझे सरकार को देना पड़ेगा। तो सरकार को ना पता चले मुझे टैक्स बचाना है, इसलिए आप मुझे कैश दो। अब जो व्यक्ति पहले कमाया ही नंबर 1 से सारा पैसा हो, उस नंबर 1 से कमाए हुए व्यक्ति को कैश अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए उसको पहले 1 से 2 बनाना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि इलीगल कार्य है। अपने कैश को, अपने नंबर 1 के धन को नंबर 2 में कन्वर्ट करना एक बहुत मतलब टीडियस जॉब है। आप समझिए कि अपराध है। तो वो व्यक्ति वो अपराध भी करता है और ये सरकार को पता है। सरकार को पता है क्योंकि सरकार के सामने जितनी भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, एक पॉश इलाके के अंदर जहां पे 5 करोड़ रुपए में कोई मतलब 100 वर्ग गज जमीन ना दे, वहां पर आपको पता चलता है लाख रुपए के अंदर या फिर 50 लाख के अंदर प्लॉट मिल रहा है। ऑन पेपर तो 50 लाख में दिख रहा है, लेकिन रियलिटी आसमान छू रही है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसके बारे में सरकार का ध्यान होना अत्यंत आवश्यक है। और जिस तरह से ये मुद्दा उठाया गया है, इसका मैं भी पुरजोर समर्थन करता हूं। और आप जब नंबर 1 से धन कमाएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि टैक्स पेयर्स को सरकार से रिलीफ किस लेवल पर आवश्यक है। सरकार अगर टैक्स पेयर के लिए इतना भी कर दे कि कैश कंपोनेंट कहीं जरूरी नहीं है, आप सीधा डीएलसी पर प्लॉट खरीद सकते हैं, उस जगह की डीएलसी कीमत बढ़ा दे और कैपिटल गेन टैक्स बंद कर दे प्लॉट बेचने पर, तो सामने वाला जो विक्रेता है वो भी स्मूथली हंसते हंसते अकाउंट में पैसे ले पाएगा और सरकार भी अपने सेल्स को बढ़ा करके अकाउंट में नंबर 1 से पैसा ले पाएगी। खैर, फिलहाल के लिए ब्रोकर की व्यथा पर आते हैं और आपको समझाने के लिए एक प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, हम और आप जितने भी प्रकार के व्यापार में हैं, जिस भी प्रकार के जीवन शैली में हैं, अगर आप कमाते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो किसी ना किसी स्लैब में आप आते होंगे। स्लैब से मतलब हुआ कि आप ऐसी जगह पर आते होंगे जहां पर आपकी कमाई एक पर्टिकुलर ब्रैकेट जो सरकार के द्वारा डिसाइडेड है, अप टू 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, इस स्लैब में आपकी कमाई होती होगी। अगर कमाई होती है तो सरकार आपकी कमाई के अनुसार उस पर टैक्स मांगती है। अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं तो 30% सीधा सीधा सरकार आपकी कमाई के ऊपर सरकार मांग लेती है कि भाई साहब 15 लाख से ऊपर का जो भी आपने कमाया उस पे 30% हमें दे दो। तो हमें दे दो तो 30% तो वहां से सरकार ले लेती है। उसके बाद में ये तो गया आपकी आय पर, चूंकि ये आपसे डायरेक्ट लिया गया है, आप ही ने कमाया, आपसे डायरेक्ट ले लिया गया, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। एक प्रकार से पैसा सरकार और मांगती है, और वो कैसे है, वो जीएसटी से मांगती है। जीएसटी से मतलब, अब अगर आपने कोई सर्विस करके पैसा कमाया है, भाई आपने इनकम कमाई, अब इनकम का सोर्स बताइए क्या था। एक ने कहा कि साहब मैं शेयर मार्केट में ब्रोकर हूं, ठीक है, तो ब्रोकिंग एक सर्विस है। आपने अगर ब्रोकरेज का काम किया है, सर्विस दी है, तो सर्विस दी है तो सर्विस पर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो लगेगा। सरकार ने उसके लिए अलग स्लैब डिसाइड किए हुए हैं कि ये इस स्लैब में जाकर पड़ता है, तो वहां से वो वाला टैक्स आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। हो सकता है वो 18% में आए, 28% में आए, उस टैक्स स्लैब के अंदर आप पहुंच गए। तो आपका पहला डायरेक्ट कमाई गई, दूसरी इनडायरेक्ट। उसको इनडायरेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि सरकार ये कहती है ये मैं आपसे थोड़ी वसूल रही हूं, मैं तो उस व्यक्ति से वसूल रही हूं जिसने आपसे सर्विस ली है। आपने अपनी तरफ से ब्रोकेज जोड़कर, जीएसटी जोड़कर उस व्यक्ति के सिर पे लाद देना है। लेकिन अगर आप जीएसटी का बर्डन सामने वाले कस्टमर पर डालते हैं तो वो इतना महंगा हो जाता है कि कोई उसको लेने से हिचकता है, तो व्यापार प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, मैं आज आप लोगों के सामने जो कोर्सेज लेकर आता हूं, उन कोर्सेज में 18% सीधा सरकार ले लेती है। सरकार कहती है कि 18% मुझे दो, इसमें से आप इस 18% को आपके खरीदारों पर डाल दो। अगर 2000 का कॉस्ट है तो उस पर 360 रुपए उनके ऊपर लाद दो, उनसे कहो कि 360 मिलाकर और दें। फिर वो कोर्स इतना महंगा हो जाता है कि व्यक्ति की पॉकेट उसको अलाउ नहीं करती। तो इस प्रकार से सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, ना केवल एक ही टैक्स डायरेक्ट है, बल्कि
कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप बड़े मालिक कंपनी के मालिक हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, मतलब आपको किसी कंपनी का कोई लाभ मिला उस लाभ में से टैक्स। ऐसे ही इनडायरेक्ट के अंदर जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मतलब ये जो पे करने वाला व्यक्ति है उस पर डायरेक्टली नहीं आया। मतलब जैसे सरकार मुझसे जीएसटी मांग रही है तो मुझको ये जीएसटी वसूलना है उन लोगों से जो मेरी सर्विसेज यूज में ले रहे हैं, जो मेरा सामान यूज में ले रहे हैं। अल्टीमेटली सरकार वाया मुझे ही बना रही है, बुरा मुझे ही बना रही है, मेरी ही जेब से जीएसटी और इनकम टैक्स वसूल रही है। इस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस के माध्यम से सरकार को पैसा देना पड़ता है। हाल ही में आपको मालूम होगा कि गूगल ने भी एक नया काम शुरू किया था। इस पर भी हमने एक सेशन किया था गूगल की दादागिरी पे। हमने बताया था कि गूगल ने जो गूगल पर डले हुए एप्लीकेशंस हैं और वो एप्लीकेशन से अगर पैसा कमा रहे हैं तो बोले 30% में गूगल से, मतलब उस व्यक्ति की फीस में से ले लूंगा। तो आप विचार कीजिए कि 40% तो सरकार ले जा रही है, 30% गूगल ले जा रहा है, बाकी कर्मचारी ले जा रहे हैं। तो जो करने वाला आदमी काम है वो तो चैरिटी कर रहा है। तो वो जो ब्रोकर भाई साहब है ना, वो पूछ यही रहे हैं सरकार से कि मैडम हमारे लिए क्या। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सरकार ने जीएसटी से खूब सारा पैसा कमाया है। अभी जब अप्रैल के आंकड़े हमने बताए थे आपको, लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास केवल एक महीने में जीएसटी वसूला है। टैक्स रेट्स अगर दुनिया भर की अगर हम बात करें, विशेष रूप से ब्रिक्स नेशंस की, तो रशिया में सबसे कम टैक्स होते हैं इंडिविजुअल पर लगने वाले जो टैक्सेस हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल पर सबसे कम रशिया के अंदर लग रहे हैं। इंडिया के अंदर इंडिविजुअल 30% स्लैब तक जाता है, इंडिविजुअल चाइना में 45% टैक्स तक जाता है। तो ब्रिक्स नेशंस में हम लोग ब्राजील से पहले हैं, यानी इंडिया बीच में फंसा हुआ है टैक्सेशंस के मामले में। सरकार जो पैसा कमाती है उसके अंदर टैक्सेशन का एक बड़ा रोल होता है। बात की जाए स्टॉक ब्रोकर की, तो स्टॉक ब्रोकर पर मैंने अभी कल परसों भी एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था सेबी ने कहा है कि हम ब्रोकर खत्म क्यों ना कर दें, मतलब ब्रोकेज के नाम पर डीमैट अकाउंट में कहीं फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए ब्रोकर को क्यों ना हटा दें। हालांकि ब्रोकर की महत्ता काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो कमीशन और अन्य फीस के बदले अपने क्लाइंट को स्टॉक खरीदता है और बेचने के लिए मदद करता है। अब आप पूछेंगे कि सर ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है, मैं तो खुद ही बहुत इंटेलिजेंट हूं। हो सकते हैं, फिर तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कर लीजिए, आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। इंजीनियर की भी जरूरत नहीं है, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, इंजीनियर बन जाएंगे। सीए की भी जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिए, सीए बन जाएंगे। मतलब यह है कि आप हर विधा में बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, इतना समय भी नहीं है कि आप सब करके बैठ जाएं। इसलिए जो जिस फील्ड का एक्सपर्टाइज है उसकी सेवा शुल्क अदा करके आप उसकी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ब्रोकर भी कुछ इसी प्रकार से होता है और वो रजिस्टर्ड प्रतिनिधि, फाइनेंशियल सलाहकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना सिखाता है, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स देता है कि आप इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं, पर्सनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉड क्या होता है कि स्टॉक परचेज करने के लिए डीमैट अकाउंट का ही उपयोग किया जाता है और कई बार उन डीमैट अकाउंट में रखे हुए स्टॉक को, जैसे कार्वी के केस में हुआ, उन्होंने अपना बता के दिखा दिया। तो फ्रॉड से बचने के लिए सरकार विजिलेंट रहे सेबी के माध्यम से, स्टॉक ब्रोकर्स अपनी तरफ से संपूर्ण वो प्रयास करते हैं सो दैट आपको स्टॉक के माध्यम से बेहतरीन मुनाफा दिलवाया जा सके, ठीक है। तो आपके लिए स्टॉक ब्रोकर क्या क्या कर सकता है? तो पहला, मैनेजिंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स एंड न्यूज, रिकमेंडेशन इस इन्वेस्ट में कि किस में इन्वेस्ट करना है, ये सब बातें जो है वो स्टॉक ब्रोकर आपको बताता है। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। शेयर मार्केट क्या है, इन सब पर मैंने ऑलरेडी खूब सारे सेशंस किए हुए हैं, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। भारत में शेयर मार्केट जो बड़े मार्केट हैं उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाने जाते हैं, इस पर भी हमने सेशंस किए हुए हैं, उसको भी हम एंड स्क्रीन में आपको डलवा देंगे। भारत के जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेशन के रूप में ये ध्यान रखती है कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो फर्जी डॉक्यूमेंट तो जनता को नहीं दे रही है, तो ये उसका ध्यान रखती है, ठीक है साहब। भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी इसी प्रकार से मार्केट चलते हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यूएसए के अंदर ही नैस्डैक है, चाइना के अंदर एसएसई है, यूरोप है। इस प्रकार से इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के टॉप 10 में शुमार है। जो अपने पास स्टॉक्स रखता है उनकी वैल्यू 3.59 ट्रिलियन की है। वहीं अमेरिका के अंदर जो टॉप 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं वो लगभग $50 ट्रिलियन से ऊपर की
मतलब शेयर वैल्यू अपने साथ रखते हैं, मार्केट कैप अपने पास रखते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स अपने काम के कुछ चार्जेस लेते हैं। चार्जेस के नाम पर ब्रोकर अपने द्वारा भाई कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपने किया है, उदाहरण के लिए आपने प्रॉफिट बुक किया है तो उसका इतना परसेंट, लॉस बुक किया है तो उसका इतना परसेंट, कुछ एक नियत फीस रखते हैं सो दैट वो आपको अपनी सर्विसेज भी देते रहें। और उन सर्विसेज से मिले हुए चार्ज को जब ब्रोकर अपने पास रखता है तो ब्रोकर के पास एक आय निकल कर आती है। अब चूंकि ब्रोकर आपको ब्रोकिंग दो तरह से दिलवाता है कि साहब आप इंट्राडे सेम डे में ही माल खरीद के बेच दो, या डिलीवरी कुछ दिनों बाद जा करके ले लो। इस प्रकार से सेम डे अगर सेल परचेज करते हैं तो ब्रोकेज ज़्यादा बनकर आती है, और लॉन्ग रन के लिए अगर आपने होल्ड करके रख दिया तो ब्रोकेज कम बनकर आती है। एक आदमी रोज व्यापार कर रहा है तो रोज प्रॉफिट और लॉस कमा रहा है, तो जो भी है उससे ब्रोकेज बनती जा रही है। तो ब्रोकरेज के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रोकर्स के लिए बड़ा काम का होता है और ब्रोकर्स इस पर पैसा कमाते हैं। जो ब्रोकर इस बारे में बात कर रहा था कि मैंने अपना जो कमाया हुआ धन है उसमें सरकार को बहुत कुछ दिया है, तो वो जो सरकार को ब्रोकर देते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, जो कि आपको बैंक अकाउंट से लेकर के कमोडिटी, स्टॉक, करेंसी, म्यूचुअल फंड सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दे, जो अक्सर बैंक करती हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, कोटक है, एक्सिस है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन कि बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से ही ये सब काम होकर के एक जगह पे सब मिल जाएगा। दूसरे ब्रोकर्स होते हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, जो कि डेडिकेटेडली केवल काम स्टॉक का ही करते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह का नहीं करते हैं। जैसे जीरोधा है, 5 पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है, ये लोग भी ब्रोकर का ही काम करते हैं। तो भारत के अंदर फुल सर्विस ब्रोकर्स जो कि बैंकिंग से और मतलब सारे काम संभाल कर एक साथ ही चल रहे होते हैं, और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर, दोनों ही जगह सेम टाइप की कंपनी भी काम कर रही होती हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर टोटल टर्नओवर का 0.275% टैक्स वसूलते हैं, और डिलीवरी ट्रेडिंग चूंकि कुछ दिनों बाद आप पैसा कमा के देंगे तो ब्रोकरेज चार्ज बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार से ब्रोकरेज चार्ज ले लिए जाते हैं। अब इन चार्जेस के ऊपर सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं, जैसे जीएसटी, एसटीटी, ब्रोकरेज चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर चार्ज, इस प्रकार के चार्जेस करके सरकार, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इस प्रकार से बहुत सारे टैक्स सरकार ब्रोकर से वसूलती जाती है। इसका अंदाजा इससे लगाइए कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है 25,000 करोड़ सरकार ने लास्ट ईयर केवल इस चीज से कमाया है। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर सरकार जब मार्केट अप जा रहा है तो भी सरकार उससे पैसा कमा रही होती है। इतना ही नहीं, स्टाम्प ड्यूटी ऑन शेयर ट्रांजैक्शंस पर भी सरकार पैसा कमा रही होती है। डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स जब होते हैं तो सरकार उस पर अलग अलग प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी वसूलती है, चाहे ट्रेड्स के नाम पर फ्यूचर की बात कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर रहे हो, करेंसी की बात कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हो, इन पर सरकार स्टाम्प ड्यूटी अलग से वसूलती है। फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस, जब आप किसी बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस पर अलग चार्जेस वसूलती है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा से भी टर्नआउट चार्जेस अलग लिया जाता है। डीपी चार्जेस यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का चार्ज अलग वसूला जाता है। मतलब इतने प्रकार के टैक्सेस है कि इसके लिए एक अलग से क्लास लगाई जा सकती है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के टैक्सेस में जो बहुत बड़ा टैक्स है वो जीएसटी है। उसके बाद आपने लाभ कमा लिया तो उस पर आपको लाभ पर जो टैक्स देना है दैट इज कैपिटल गेन टैक्स है। उस टैक्स के अंदर भी दो प्रकार का टैक्स आता है, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। यानी कि अभी एक साल के अंदर अंदर आपने खरीदा और उसको बेच दिया तो शॉर्ट टर्म है, जिसका 15% सरकार को देना है, और आपने लंबे समय तक होल्ड करके रखा, मतलब एक साल बाद अगर बेचा तो आपको 10% आपके गेन का देना है। सरकार हर प्रकार से अपनी कमाई को आपकी कमाई के साथ जोड़कर निकाल ही लेती है। इस कारण से जब भी कोई ट्रेड होता है तो ट्रेड में केवल कंपनी पैसा नहीं कमाती है, सरकार खूब सारा पैसा कमाती है। और यही कारण है कि स्टॉक ब्रोकर ने सरकार से यह सवाल पूछा था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सबसे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आप अपने अन्य साथियों को भी समय समय पर अवेयर करते रहें। पढ़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर इस पूरे करंट को जाकर प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको हमारे एप्लीकेशंस भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं, सब जगह आपको हमारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आप अपनी पाठशाला.com पर जाकर के कहाँ से हमारा करंट देख सकते हैं, तो ये 3 डॉट लगाए हुए हैं। वेबसाइट पर जब पहुँचेंगे तो वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आपको 3 लाइनें जो खिंची हुई हैं, यहाँ से आप करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे। करंट अफेयर में जाकर के इस जगह पर आपको RNA PDF मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर जाना है अपनी पाठशाला.com,
तीन पैरेलल लाइंस के नीचे करंट अफेयर्स को ट्रिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आरएनए पीडीएफ, यहाँ पर आरएनए पीडीएफ 18 मई 17 मई सबकी डली हुई है, यहाँ पर जाकर के आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे कहाँ से मिलेगा, वो भी हमारी टीम ने आप तक पहुँचा दिया है। ठीक है साहब। इसके साथ साथ जिन्हें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच चाहिए वो 1499 के अंदर उपलब्ध है, आप उसे ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मैंने डिटेल में यहाँ पर किया हुआ है, और जो यहाँ कंटेंट पढ़ाया गया है वो 6 किताबों के अंदर प्रॉपर तरीके से लिखकर उपलब्ध कराया गया है। आप इन्हें अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर भी ये उपलब्ध हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।